Hello friends, we are studying chapter 6 that is tissue of our class 9 science NCERT or more specifically in the biology section. In the previous lectures of this topic we studied about plant tissues in which we studied meristematic tissue, simple permanent, complex permanent tissue. Then we studied about animal tissue in which we studied epithelial tissue, muscular tissue, nervous tissue, and the last topic in this chapter will be connective tissue. So let's get started. जैसे कि हमने पढ़ा है टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं. तो हमें तो ये दो वर्ड में से एक वर्ड पता चला है कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या परफॉर्म करते हैं, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अब इसमें एक और वर्ड है कनेक्टिव. तो कनेक्टिव टिश्यू से यहाँ मतलब है वो टिश्यू जो बाकी दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करे, सपोर्ट करे, या दो टिश्यू के बीच में डिफरेंस भी, डिमार्केशन भी बताए कि ये भाई ये दूसरा टिश्यू और ये दूसरा टिश्यू बीच में कनेक्टिव टिश्यू है. तो क्या फंक्शन हो गया, कनेक्ट करता है, सेपरेट करता है और सपोर्ट करता है ऑल अदर टिश्यू को. और जैसे कि हमने और टिश्यू में पढ़ा कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, तो सेल्स के बीच में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. सेल के एक्स्ट्रा मतलब सेल से बाहर जो मैट्रिक्स या जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ये भी हो सकता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी हम कह सकते हैं. वी कैन कॉल इट एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ऑल्सो. ठीक है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक पता किया कि ऐसा टिश्यू जो सब टिश्यूज को कनेक्ट करे और हर टिश्यू में जैसा होता है उसके भी सेल्स के बीच में क्या हो, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो. ठीक है, या सेल किस में डूबे हुए हो, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में. अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट है. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट टिश्यू है. सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या है, लूजली पैक्ड होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में. ठीक है, सेल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में. ठीक है, और जो मैट्रिक्स है उसका, जो फ्लूइड सब्सटेंस है, मैट्रिक्स है जो टिश्यू का, वो डिपेंड करता है किस पे कि क्या फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन और इट्स नेचर डिफर्स इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. जैसा फंक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन वैसा ही उसका मैट्रिक्स का नेचर होगा या स्ट्रक्चर होगा. तो मैट्रिक्स जेली जैसा हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है और रिजिड हो सकता है. ठीक है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे क्योंकि लिक्विड जैसा है, फ्लूइड है. ऑल अदर सेल सिक्रीट कोलेजन. ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो क्या करते हैं, उसके सेल्स सिक्रीट करते हैं कोलेजन प्रोटीन या इलास्टिन. कोलेजन प्रोटीन जो है इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड या एनिमल किंगडम. हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे कि किंगडम क्या होता है. तो एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है, कोलेजन प्रोटीन. वो क्या ऑफर करता है, क्या फंक्शन है उसका, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू. एंड नाउ वी विल फोकस ऑन टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक स्पेशल अलग से हम पढ़ेंगे ब्लड. ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो टिश्यूज आते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. तो फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फाउंड अंडरनीथ द स्किन. हमारे स्किन के नीचे पाई जाती है, नर्व्स में पाई जाती है, ब्लड वेसल्स के अराउंड पाई जाती है. बेसिकली ये क्या करता है, जो भी ऑर्गन के इनसाइड का स्पेस है उसको फिल करता है. कोई एक ऑर्गन है उसके अंदर टिश्यूज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, जो भी हैं उसको सराउंड करता है. उनके बीच में जो खाली स्पेस बचता है उसमें भी ये फिल हो जाता है. और वो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. और कोई टिश्यू, अगर टिश्यूज के सेल डैमेज होते हैं या टिश्यूज डैमेज होते हैं तो रिपेयर का भी काम कर देता है. ठीक है, तो ये तो हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. अब दूसरा हम पढ़ते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. एडिपोज क्या होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है. और ये क्या होता है, इसको ये फैट ग्लोब्यूल्स रखता है. जैसे हमने देखा है सेल के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं जो स्टोर करता है फैट को. वैसे ही
इस टिश्यू के अंदर फ्लैट ग्लोब्यूल्स हो जाते हैं इसके सेल्स में भी, जो कि कैरेक्टराइज क्या होता है, फैट स्टोरेज इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये फैट को स्टोरेज करते हैं। ठीक है, कहीं भी बॉडी में हर जगह फैट स्टोरेज होता है, मतलब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है। कहीं कहीं नहीं हो सकता, कहीं कहीं होता है फैट स्टोरेज, जैसे हमारे इंटेस्टाइनल यहाँ थोरैसिक रीजन में, हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स के पास, हैंड में, फोरआर्म में, थाई में, ये सब में फैट बहुत जमा होता है, तो यहाँ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू अबंडेंस में होता है। ठीक है, अब ये जो दोनों टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, पहले ही पता था कि क्या है लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्यों है, क्योंकि फाइबर और सेल लूजली अरेंज्ड है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है वो जेली लाइक है, सेमी फ्लूइड है। ठीक है, तो हमने ये दो पढ़ लिया, एरोल कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ वी विल स्टडी अबाउट बोन। बोन एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। आपने कभी आप छू कर देखेंगे तो फील होगा आपको कि बोन बहुत हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर है। तो वो क्या करता है, बॉडी का फ्रेमवर्क बताता है। आपने कहीं स्केलेटन देखा होगा, तो आपने देखा होगा जब सब 206 बोन ह्यूमन में जुड़ के जब बनाते हैं तो एक ढांचा बनता है, वैसा ही उसके ऊपर जब टिश्यूज मसल सब लग जाते हैं, बेसिक हम लोग का ढांचा जो बॉडी का स्ट्रक्चर स्केलेटन है वो बोन ही बनाता है। अगर आप स्केलेटन देखेंगे तो आपको एक शेप पता चल जाएगी, आपके माइंड में ये बनेगा कि हाँ ये एनिमल, कोई भी एनिमल ऐसा दिखता होगा। तो बोन क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको एक वॉल बनाना है तो उसमें जो टीएमटी जो काम करता है, सरिया, आपने कभी देखा होगा, सबसे पहले सरिया लगाते हैं, फिर सीमेंट और वो सब उसका बाकी टिश्यूज मटेरियल समझ लीजिए। लेकिन जो सरिया है, जो टीएमटी बार है, वो उसका क्या है, स्केलेटन है, वही उसको एक शेप देता है। ठीक है, तो बोन क्या होता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि स्केलेटन प्रोवाइड करता है। बोन के जो सेल्स होते हैं वो एक हार्ड मैट्रिक्स में होते हैं। ठीक है, हार्ड मैट्रिक्स क्यों हो जाता है हार्ड मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें डिपोजिशन होता है कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड का, एक प्रोटीन होता है ऊसिन प्रोटीन। ठीक है, उसी के कारण क्या होता है, हार्डनेस आती है बोन में, रिजिडिटी आती है, और बोन सेल्स इसी में एम्बेडेड होते हैं। बोन का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन होता है, क्यों, क्योंकि हार्ड होता है, रिजिड, तो बोन के आसपास या बोन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होंगे या जो भी मटेरियल होगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा। मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, आप जानते हैं लोकोमोशन मूवमेंट में मसल से कनेक्ट होता है बोन। मसल्स जब न्यूरल सिग्नल मिलता है ब्रेन से कि आपको अब मसल को अब मूव कराना है बोन को, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, उससे अटैच्ड बोन मूवमेंट करती है, तो हम मूवमेंट कर सकते हैं। और क्या है बोन का काम, बोन के अंदर एक कैविटी होती है जिसमें फिल्ड होता है बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, किस काम आता है, ब्लड सेल प्रोडक्शन, ब्लड प्रोडक्शन या सिंपली ब्लड प्रोडक्शन के लिए काम आता है क्या, बोन मैरो, जो कि किस में होता है, बोन मैरो कैविटी में होता है, बोन के अंदर। ठीक है, अब दो स्ट्रक्चर्स और हैं, छोटे छोटे हैं। लिगामेंट है, लिगामेंट है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। आप सब इससे समझ में आ जाता है कि फाइबर्स इसमें अबंडेंस में होंगे। और लिगामेंट क्या कनेक्ट करते हैं, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करते हैं। इसका जो टिश्यू होता है बहुत इलास्टिक होता है और बहुत कम मैट्रिक्स होता है, इलास्टिक टिश्यू होता है। इसका मतलब क्या, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर ज्यादा होगा। अब टेंडन, टेंडन भी एक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल को कनेक्ट करता है बोन से, और इसमें हाई टेंशन भी ये विथ टेंशन को विथस्टैंड कर सकता है, और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब ये रिजिड होता है। अब कंफ्यूजन हो सकता है कि लिगामेंट बोन से बोन को अटैच करता है कि टेंडन मसल को बोन से अटैच करता है कि बोन को बोन से। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ट्रिक है कि बबली, BBLI, बबली, आपको ये नाम याद रहेगा। B फॉर बोन एंड दिस B फॉर बोन अगेन, बोन और ली फॉर लिगामेंट। तो बबली से आपको याद रहेगा कि बोन को बोन से क्या कनेक्ट करता है, बोन को बोन से कौन सा स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है, लिगामेंट। लिगामेंट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बहुत इलास्टिक होता है, बहुत कम मैट्रिक्स होती है। टेंडन इज ऑल्सो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बट इट कनेक्ट्स मसल टू द बोन एंड हैज अ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लॉन्ग बोन्स, जैसे अब
डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स ह्यूमन बॉडी में हम पढ़ेंगे, या कोई भी बॉडी में लॉन्ग बोन्स, एक होती है फ्लैट बोन्स, एक होती है लॉन्ग बोन्स, और भी अलग अलग तरह के बोन होते हैं। फ्लैट बोन्स जैसे होते हैं कि जो आपके क्रेनियम के बोन्स है, आपके स्कल हेड में जो बोन्स है आप कभी देखेंगे तो वो फ्लैट बोन्स है, समझ रहे हैं आप, चिपटे हुए फ्लैट बोन्स है। या आपके फेशियल बोन्स फ्लैट होते हैं। लेकिन जो आपके ये आर्म्स के बोन है, फोर आर्म्स, ठीक है, और लेग के जो बोन्स हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग बोन्स होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग बोन्स में क्या प्रेजेंट होता है, हैवर्जियन कैनाल। हैवर्जियन कैनाल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, भाई बोन भी तो लिविंग है, उसके अंदर भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको क्या चाहिए, नर्व का सप्लाई चाहिए, ब्लड का सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए हैवर्जियन कैनाल्स होते हैं बोन्स में। आप देख सकते हैं बोन्स के अंदर ऐसे ऐसे कैनाल्स होते हैं, एच शेप्ड कैनाल्स होते हैं, हैवर्जियन कैनाल। इसी के अंदर से ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाते हैं हैवर्जियन कैनाल्स के अंदर ही, बोन के अंदर जो लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वहां तक। अब कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स हैं बोन में। ओस्टियोसाइट, जो कि बोन सेल्स को क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट, या जैसा आप प्रोनाउंस किए, आई विल प्रोनाउंस ऑस्टियो। ऑस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल्स जो बोन बनाते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, ठीक, तो इसे याद रखना है। अब एक दूसरा कनेक्टिव टिश्यू आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज बनता है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स से, और इसमें प्रोटीन होता है कॉन्ड्राइटिन प्रोटीन। बोन में मैंने बताया ऊसिन प्रोटीन, और कार्टिलेज में कॉन्ड्राइटिन प्रोटीन। ये कॉन्ड्रोसाइट्स से बने होते हैं, जिसका मैट्रिक्स डेंस होता है लेकिन बोन से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इंटरसेलुलर मटेरियल जो उसमें होता है वो भी फ्लेक्सिबिलिटी बोन से ज़्यादा होता है। हार्ड मैट्रिक्स होता है बट प्लायबल, मतलब फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है, और बोन में फ्लेक्सिबिलिटी नील होती है। मेजॉरिटी ऑफ कार्टिलेजेस इन एम्ब्रियो गेट रिप्लेस्ड बाय द बोन्स ऑन मैच्योरिटी। हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो जितने भी कार्टिलेजेस एम्ब्रियो में, जब मदर्स वूम में हम होते हैं, तो उसमें जो जितने भी कार्टिलेजेस फॉर्म होते हैं वो बड़े बड़े होते होते वो किस में चेंज हो जाते हैं, बोन्स में, ठीक है। तो ऐसे बोन्स को कार्टिलेजिनस बोन्स बोलते हैं, जो बोन्स कार्टिलेज के ऊसिफिकेशन, बोन फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऊसिफिकेशन। अगर कार्टिलेज में हो गया ऊसिफिकेशन और बोन बन गया तो ऐसे बोन्स को कार्टिलेजिनस बोन्स बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली ये प्रोसेस किस में होता है, वर्टिब्रेट्स में। जब हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है। अभी के लिए ये समझें कि वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, रीढ़ की हड्डी जिसमें प्रेजेंट होती है, उस एनिमल्स को क्या, ग्रुप को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स। अब ऐसे कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकाई में, वर्टिब्रल कॉलम में, नोज के टिप में, ईयर्स में, और बोन्स के बीच में। दो बोन्स का जो जॉइंट होता है उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम में जो दो वर्टिब्री होते हैं उसके बीच में होता है। ब्रोंकाई में अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के ऊपर ब्रोंकाई होती हैं, उसमें होता है। आप अपने नोज और ईयर्स को टच करेंगे तो उसके टिप पे आप देखेंगे इलास्टिक, सब इलास्टिक है, थोड़ा सा हार्ड है पर फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, आपके ईयर्स में भी। तो ये सब क्या है, कार्टिलेज। डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज हो सकते हैं, हियालिन हो सकता है, वाइट फाइब्रस हो सकता है, बट वो आपके स्कोप से बाहर है। नाउ द नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड। इट इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल्सो इट इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। हमने ये पढ़ा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, बोन कार्टिलेज सब लिक्विड नहीं है या फ्लूइड नहीं है। फ्लूइड मीन्स विच हैज एबिलिटी टू फ्लो, तो बोन फ्लो नहीं करता, कार्टिलेज भी फ्लो नहीं करता, बट ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट फ्लोज। तो ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एक और इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ब्लड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, इट इज नॉट अ ट्रू कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि हमने देखा, आप चाहे कार्टिलेज ले लें, बोन ले लें, लिगामेंट, टेंडन, ये सब में क्या है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोलाजन फाइबर्स। आप सेल्स भी आप एनसीईआरटी के डायग्राम में है, मास्ट सेल्स, फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, अलग अलग तरह से के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड में ये सब नहीं प्रेजेंट होता है। ब्लड में फाइबर्स एब्सेंट होते हैं उसके मैट्रिक्स में,
और ये बात है कि जो उसका मैट्रिक्स है वो खुद ब्लड नहीं बना सकता, ब्लड अपना मैट्रिक्स खुद नहीं बनाता है। यहाँ तक कि ब्लड अपना ब्लड सेल्स WBC, RBC, प्लेटलेट ये भी खुद नहीं बना सकता। ब्लड अपना कोई भी कंपोनेंट खुद नहीं बनाता है और ब्लड सेल कभी डिवाइड नहीं करते हैं। WBC डिवाइड कर सकते हैं लेकिन RBC प्लेटलेट नेवर डिवाइड, का मतलब RBCs एंड प्लेटलेट्स। WBC डिवाइड करते हैं जब इन्फेक्शन होता है या कुछ होता है, तो इसीलिए स्पेसिफिकली कौन नहीं डिवाइड करता है, RBC और प्लेटलेट। क्यों? क्योंकि RBC बनते हैं बोन मैरो में। मैंने बताया था बोन के अंदर क्या होता है, बोन मैरो, उसी में बनते हैं RBC और प्लेटलेट्स, तो वो दोनों डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और कोई कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड फॉर्म में नहीं है। और कंपोज किस में है ये ब्लड, मतलब कंपोजिशन क्या है ब्लड का, ब्लड सेल्स, WBC, RBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा। जो ब्लड का मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, तो क्यों फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड? क्योंकि फाइबर्स एब्सेंट हैं, ये अपना मैट्रिक्स खुद से सीक्रेट नहीं करता, ना अपने सेल्स खुद से बनाता है और इसके सेल्स डिवाइड भी नहीं करते हैं। अब हम इसके ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला ब्लड सेल जो फेमस भी है बहुत, RBC, आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स और रेड ब्लड सेल्स, ये सिंथेसिस होते हैं और सिक्रीट होते हैं कहाँ पे, बोन मैरो सेल्स में। बोन मैरो में जो सेल्स होता है बोन के अंदर, उसमें सिक्रीट होते हैं, सिंथेसिस होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि न्यूक्लियस इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। जब मैं न्यूक्लियस पढ़ा था, न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ा था सेल में, तब न्यूक्लियस सेल का कंट्रोलर है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि RBC का देखा जाए अगर मेन फंक्शन, तो वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी क्या है, हेमोग्लोबिन पिगमेंट। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हेमोग्लोबिन पिगमेंट अपन को कैरी करने के लिए मॉडिफिकेशन कर लेता है और न्यूक्लियस भी हटा देता है, जिससे कारण जो न्यूक्लियस जगह ऑक्यूपाई करता है उतने में वो और हेमोग्लोबिन पिगमेंट को पैक कर ले। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन पिगमेंट, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। यही ऑक्सीजन और O2 को, ऑक्सीजन या O2 और कार्बन डाइऑक्साइड और सिंपली CO2 इसको कैरी करता है, जिसके कारण रेस्पिरेशन प्रोसेस चलती है। RBC को इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। इरिथ्रो मीन्स रेड कलर, इरिथ्रो मीन्स रेड और साइट मीन्स रेड कलर्ड सेल्स। जैसे बताया, अगर देखा जाए तो सिंगल RBC पेल येलो होती है, पेल येलो कलर ऑफ सिंगल RBC। बट जब बहुत सारे RBC एक साथ आ जाते हैं उसका कलर ब्लड रेड हो जाता है। WBC एक दूसरे सेल का नाम है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है कि क्या करती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। WBC ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो, बोन मैरो ही इसको भी प्रोड्यूस करती है। दीज सेल्स इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं। ठीक है, दे आर फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, तो दीज आर द सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मीन्स इम्यून टू कीप अस, immune means to keep us healthy, to fight the infectious agents or the agents which are foreign, they are not native to our body. Okay, अब डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs क्या क्या हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस नाम आप याद रख सकते हैं। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये दोनों क्या काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस में। इओसिनोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल इन्फेक्शन में काम करता है। लिम्फोसाइट किसी भी एजेंट को, जो फॉरेन एजेंट है जाता है उसको मारने को काम करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट भी करता है। अब तीसरा काइंड है ब्लड सेल का, प्लेटलेट, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये ट्रू सेल्स नहीं होते हैं, ये सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल कलरलेस सेल है। RBC रेड कलर्ड, वाइट WBC वाइट कलर्ड और प्लेटलेट कलरलेस। ये सेल फ्रेगमेंट होते हैं हमारे ब्लड में, होल्स एक सेल नहीं होते, ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं।
और ये क्या करते हैं, क्लॉट बनाते हैं। जैसे कहीं भी एक वुंड लग गया या कट लग गया बॉडी में और ब्लड का ब्लीडिंग होने लगा, अगर प्लेटलेट ना होते तो बॉडी में जितना भी ब्लड है वो उस वुंड से या उस चोट से बह कर निकल जाता, जिससे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती। तो इसीलिए ये एक प्रोसेस है कि प्लेटलेट क्या करेगा, जहां भी कटा रहेगा या कट रहेगा, वुंड रहेगा, वहां जाकर वो प्लेटलेट एक प्लग बना देगा, ठीक है, क्लॉट बना देगा, जिसके कारण ब्लीडिंग रुक जाएगी। ये भी कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से हम डिड्यूस कर सकते हैं कि बोन मैरो कंटेन्स स्टेम सेल्स, ठीक है, दैट डेवलप इनटू आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। स्टेम सेल्स मतलब जो हमेशा डिवाइड करते रहे। तो बोन मैरो कंटेन स्टेम सेल्स दैट डेवलप इनटू डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। अलग अलग टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं और वो तीनों ब्लड प्रकार के ब्लड सेल्स को बना लेते हैं। अब ब्लड का फंक्शन देखते हैं। एक तो हो गया प्रोटेक्शन, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, डब्ल्यूबीसी है जो कि फॉरेन एजेंट्स को मारता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट रखता है। थर्मोरेगुलेशन, ब्लड में हम क्या करते हैं, ब्लड हम पानी पीते हैं तो फाइनली कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में, और ब्लड मूव करता है। जैसे ठंडी कहीं लगती है, हम थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में हीट जनरेट होता है। वो क्यों, क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ता है बॉडी में। हार्ट का एक्सरसाइज करने से हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो बॉडी में हीट बढ़ती है। ब्लड का एक और फंक्शन है ट्रांसपोर्ट O2 और न्यूट्रिएंट, वो तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्या करता है, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट जो भी हम खाते हैं वो अब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, मेनली नहीं, फाइनली कहाँ जाता है, ब्लड में ही जाता है। सॉरी, वो फाइनली किस में जाता है, ब्लड में जाता है, जिससे वो दूसरे बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स और फूड सप्लाई कर सके, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट connective tissue. This was our last lecture on the topic tissue. Okay, we have completed all kind of information we have gathered about the tissue in the 9th class basis. Okay, in the next lecture we will study a new chapter, that is health and diseases, or as named in the NCERT, why do we fall ill. Thank you.